उत्प्रेरक के गुण भी ये शो करते हैं। सबसे पहली बात है कि उत्प्रेरक के गुण शो क्यों करते हैं, आपसे रीजन पूछा जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो आपको लिखना है सबसे पहली बात, इनके जो डी कक्षक होते हैं वो आंशिक भरे हुए होते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे आप टाइटेनियम का देख लो, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d2 है ना, डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के 3 ऑर्बिटल तो खाली हुए ना। तो इनमें क्या होता है, वैकेंसीज होती हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। उस वैकेंसी के कारण ये क्या करते हैं, आपका सबसे पहली बात कुछ रिक्त डी कक्षकों के कारण ये आपका उत्प्रेरक के गुण शो करते हैं, पहला रीजन है। दूसरा रीजन परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे Fe है 2 पॉजिटिव में भी रहता है और Fe किस में रहता है, 3 पॉजिटिव में भी रहता है, ठीक है। तो एक तो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और कितनी परिवर्तित हो सकती है वो मैंने आपको बताया। मैग्नीज का देख लो आप लोग, 2 पॉजिटिव से 7 पॉजिटिव तक जाता है। तो इनकी उत्प्रेरक गुण का सेकंड रीजन यही है कि इनमें क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। पहला है वैकेंसीज होती है इनकी डी ऑर्बिटल्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है जो हर उत्प्रेरक को चाहिए वो ये है कि इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है ना, जो स्पेस होता है, सतही क्षेत्रफल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सतही क्षेत्रफल बड़ा होने से रिएक्शन रेट कैसे फास्ट हो जाती है। देखो, किसी भी कैटलिस्ट का यूज क्या, सबसे पहली बात उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उसकी रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कैटलिस्ट हम जो यूज करते हैं वो रेट को बढ़ाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि रेट को घटा भी देते हैं कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट नहीं होते हैं, वो विस कैटलिस्ट होते हैं। हमें कोई रिएक्शन बीच में ही रोकनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस कैटलिस्ट को कम करने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए कोई पदार्थ डाल देते हैं, उसको हम विस कैटलिस्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसको हम कैटलिस्ट वर्धक कहते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक भी कहते हैं। तो वो दो अलग अलग फैक्टर हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि कैटलिस्ट का यूज हम हमेशा रिएक्शन रेट को फास्ट करने के लिए ही करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर स्पेस की बात कर रहा हूं कि सतही क्षेत्रफल कैसे रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा, तो एक चीज देखो, ये एक चौक है, इस चौक में अगर मैं पानी एब्जॉर्ब कराऊं तो पानी एब्जॉर्ब हो पाएगा, इतना हो पाएगा जितना होना चाहिए, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं इसको क्रस्ट कर दूं तो क्रस्ट करते इसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, आप इसमें पानी डालोगे तो इस चौक की कंपेयर में उस चौक के चूर्ण में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। आप देख सकते हो, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो, उसको जलाओगे, या लकड़ी के टुकड़े का बुरादा ले लो, उसको क्या कर दो, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट कर दो, उसका बुरादा बना दो, तो बुरादा जल्दी जलेगा या लकड़ी का टुकड़ा जल्दी जलेगा। तो आपको अच्छे से पता है बुरादा जल्दी जलेगा क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्पेस बढ़ना जरूरी है, सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा कैटलिस्ट उतना ही फास्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है। दूसरा, इनमें डी कक्षकें क्या होती हैं, रिक्त पाई जाती हैं। और तीसरा, ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज क्या करते हैं, हम एज अ कैटलिस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे एक बात देख लो, हमें असंतृप्त तेल दिया हुआ होगा ऐसे करके, और इस असंतृप्त तेल को अगर हमें सेचुरेट करना है, वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है, तो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर आपको ध्यान हो। और हाइड्रोजनेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं, निकल की प्रेजेंस में करते हैं। और निकल कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट कौन यूज हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज हो रहा है, निकल यूज हो रहा है। और इसका सेचुरेशन हो जाएगा तो सेचुरेशन होकर के क्या बनाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड COOR, इसको हम कहते हैं वनस्पति घी, ये बन गया है। ऐसे ही अगर आप लोग देखते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी अगर आप करोगे तो सेम रिएक्शन होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। यहाँ पर निकिल के साथ साथ पैलेडियम, प्लेटिनम एटसेट्रा भी हम यूज कर सकते हैं। वंस मोर अगर हम एक और रिएक्शन देखें तो हम देख सकते हैं हैबर प्रोसेस से अगर हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं हैबर प्रक्रम विधि में, तो वहां पर आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और 2NH3 का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पर आयरन क्या आपका एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। मॉलिब्डेनम को भी हम यूज करते हैं, लेकिन मॉलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। मैंने अभी बताया उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, किसकी, आयरन की। तो ये एक्टिव स्पेस को बढ़ा देता है, दैट्स वाई रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है।
ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिएक्शन है, मैंने आपको नोट्स में दे रखी है वो रिएक्शन आप लोग लिख लेना। मैं केवल और केवल समझा रहा था आपको कि एज अ कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम यूज क्यों करते हैं। तो उनके यूज करने का रीजन यही है कि इनमें एक तो फ्री स्पेस होता है, ठीक है, रिक्त डी कक्षकें होती हैं, दूसरा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, और तीसरा रीजन क्या है, इनका सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जितना डी ब्लॉक एलिमेंट था उससे बहुत कम है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। इट मीन दैट एक या दो लेक्चर में आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखना आपको। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं या अंतर संक्रमण धातु भी कहते हैं। अब इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनके 2 रीजन है। देखो इसका 2 रीजन ये है कि सबसे पहले इनका जो कर्नेल बच जाता है, देखो एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है कर्नेल। कोर और कर्नेल क्या होता है, मैंने जनरली सोडियम से आपको बताया था कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये वाला जो बच जाता है आपका पॉजिटिव आयन, इसी को हम कर्नेल कहते हैं। तो इनके कर्नेल में जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो, या एफ सबसेल जिसको कहते हैं, एफ ऑर्बिटल्स 7 के 7 ऑर्बिटल होती है, उसको हम कंसिडर करें तो उसको हम यूं लिख सकते हैं एफ सबसेल। एफ सबसेल जो होती है ना कर्नेल में, वो बहुत अंदर होती है, होती कि नहीं होती। देखो सबसे पहले एफ आएगी, फिर डी आएगी, फिर आएगी एस, ठीक है। जैसे आप देख लो ये 4F होगा तो फिर इसका 5D हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 6S। अगर ये 5F होगा तो ये 6D हो जाएगा, और ये 7S हो जाएगा। तो कर्नेल में भी अगर हम देखें तो 4F बहुत अंदर होती है। और एक और चीज है, दूसरा जो रीजन है, देखो पहले कर्नेल में 4F बहुत अंदर होती है, ठीक है, या इसको हम 4F को हम यू भी कह सकते हैं, N-2F भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर N-2F क्यों, देखो अगर NS होगा तो ये वाला D जो ये वाला D है ये क्या हो जाएगा, N-1D हो जाएगा, और अगर ये N-1D है तो ये क्या हो जाएगा, N-2F। तो हम कह सकते हैं कर्नेल में N-2F जो होता है वो बहुत अंदर होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके साथ साथ एक और रीजन है, जो N-1D है ना, यानी कि ये डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक या डी सबसेल के अंदर होता है। देखो डी वाले को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये संक्रमण तत्व के भी अंदर है। ये संक्रमण तत्व से पहला वाला कक्षक है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कि न्यूक्लियस से सबसे पास में क्या पड़ेगा, एफ पड़ेगा, उसके बाद डी पड़ेगा। तो ये संक्रमण तत्व के अंदर वाला है, या संक्रमण तत्व से पहला वाला कक्षक होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के ऑर्बिटल से भी पहले वाला ऑर्बिटल होने के कारण इनको हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। और दूसरी रीजन क्या है, कर्नेल में इनके N-2F जो होते हैं बहुत ही अंदर होते हैं, ठीक है। इन 2 रीजनों के कारण हम इनको क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसके साथ साथ इनको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, दुर्लभ मृदा धातु या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जब सबसे पहले इनको खोजा गया था तो इनको खोजा किससे गया था, इनको दुर्लभ खनिजों के ऑक्साइडों से खोजा गया था, ठीक है। जो दुर्लभ खनिज होते हैं उनके ऑक्साइड या उनकी मृदाओं में से हमने इनको क्या किया था, पाया था, इनको खोजा गया था, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, दुर्लभ मृदा धातु भी कहा है, ठीक है। अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N-2F यहां पर 0 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। N-1D 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन थोरियम में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और NS में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो थोरियम में D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसीलिए थोरियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन 0 to 2 बन जाएगा, है कि नहीं। थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी है कि D 0 से 1 मैक्सिमम टाइम पे तो ये होता है, लेकिन थोरियम में क्या होता है, D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कि आपकी बुक में क्या लिखा गया, N-2F 0 to 14, N-1D 0 to 1 और NS2 लिखा गया है। तो आप यही लिखना, लेकिन साइड में आप लिख देना कि थोरियम में D में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं D 0 to 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स 2 प्रकार की श्रेणी में पाए जाते हैं, एक लेंथेनॉइड श्रेणी होती है और एक एक्टिनॉइड श्रेणी होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।